नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज तो एक ही बात होगी, ईडी के संजय कुमार मिश्रा जी बेआबरू होकर तो नहीं निकले, लेकिन फिलहाल उनको 31 जुलाई को जाना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार के कई एक्सटेंशन के बाद, ये इनके प्रकरण उनको उस पद पे रखे रहने के बाद, उनकी बहुत अच्छी सर्विस के बाद कि उन्होंने खूब ऑपोजिशन के लीडर की धर पकड़ धरना, उनके यहाँ छापा, ये सब करने के बाद भी उनको समय जो उनका नवंबर तक था समय, उससे पहले जाना होगा। थोड़ा एक चीज़ समझ लीजिए कि एक बैकग्राउंड समझ लीजिए कि ये सब केस हुआ क्या है, क्योंकि एक तरफ हो रहा है कि इनवैलिड ऑर्डर है, दूसरी तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि नहीं बहुत बढ़िया ऑर्डर है, और हर पार्टी कह रही है कि वो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा ऑर्डर है। संजय कुमार मिश्रा जी IRS अफसर हैं, और IRS अफसर में भी वो इनकम टैक्स के अफसर हैं। तो किसी का अगर पाला इनकम टैक्स से पड़ा होगा तो ट्रेनिंग अगर आपने देखी हो, कोई इनकम टैक्स अफसर जो शुरू में कहा जाता है एक कमरे में 2 लोग बिठाए जाते हैं, और 2 लोग इसलिए बिठाए जाते हैं, उसके पीछे लोग ये कहते हैं एट दी इनकम टैक्स ऑफिसर लेवल, ITO लेवल, कि वहाँ घूस की बात ना हो सके, जिससे घूस प्रिवेंट हो सके कि भाई 2 बैठे रहेंगे दूसरे। लेकिन इतना बढ़िया तालमेल आपने देखा होगा कि जब बिल्कुल क्रूशियल बात करने की बात आती है तो एक अफसर पूरे हिंदुस्तान में वो उठ के चला जाता है। और ये कोई एक जगह नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में जिसका भी पाला इनकम टैक्स ऑफिस में कभी पड़ा होगा, तो जब 2 अफसरों में एक अफसर जब क्रूशियल बिल्कुल क्रिटिकल बात जो आती है, तो एक जो भाई साहब हैं जिनसे मतलब नहीं है, वो उठ के बाहर चाय पीने चले जाते हैं, या वॉशरूम चले जाते हैं, या कहीं और चले जाते हैं। ये स्टैंडर्ड पूरे हिंदुस्तान में सेम रूप से सब लोग करते हैं। तो ये उस ट्रेनिंग से आ रहे हैं। ये अक्टूबर 2018 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के इंटरिम डायरेक्टर बनाए गए थे, मतलब अभी पक्के वाले नहीं थे, और इनको पक्का डायरेक्टर 19 नवंबर 2018 में 2 साल के लिए बना दिया गया। फिर इन्होंने अपने हाथ चलाना बढ़िया शुरू किया, और फिर 2019 का इलेक्शन हुआ। 2019 में बढ़िया गृह मंत्रालय में इनको एक बहुत ही अभूतपूर्व गृह मंत्री मिले, और ऐसे गृह मंत्री जिन्होंने इनके काम में 4 चांद लगा दिए। हार्ड टास्क मास्टर इनको बढ़िया काम देते थे, और ये बढ़िया तरीके से उसका काम का अंजाम करते थे। 13 नवंबर 2020 में इनका 2 साल का टर्म था। वो टर्म खत्म होने से पहले सरकार ने ये किया कि इनके टर्म को 3 साल का कर दिया। मतलब ये सब जो अपॉइंटमेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के डिस्कस होते हैं, ये हुआ कि नहीं, ये 2 साल के लिए नहीं, ये 3 साल के लिए अपॉइंटेड है। तो एक तरह से एक एक्सटेंशन इनको 1 साल का 2020 में 18 नवंबर को इनका टर्म खत्म हो रहा था 2020 में, वो 13 नवंबर को दे दिया गया। तो अब ये 1 साल के लिए और हो गए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये ईडी और CBI और इन सब के जो डायरेक्टर होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल विजिलेंस एक्ट के तहत होता है, और उस पर सीनियर लोग बैठते हैं। उसके तहत ये सब उस एक्ट के तहत ये ऑर्डर हो रहे थे। अब जब ये हो गया 13 नवंबर 2020 के एक्सटेंशन के जो दिया था सरकार ने 2 से 3 साल, उसके अगेंस्ट कॉमन कॉज नाम का एक NGO कह लीजिए, या एक ऐसी संस्था जो प्रहरी है इस देश के लोकतंत्र का, उसने सुप्रीम कोर्ट में 27 नवंबर 2020 में इसको चैलेंज किया। उसके अनुसार ये नहीं हो सकता था। अब एक और चीज समझ लीजिए, क्योंकि कॉमन कॉज बहुत दिनों से आ रहा है, आगे भी आता रहेगा अगर देश में जैसा लोकतंत्र है। ये कॉमन कॉज है क्या? कॉमन कॉज इज एन NGO, और ये लीगल मैटर्स देखता है, और इसके संस्थापक SD शौरी साहब थे। SD शौरी जो हैं अरुण शौरी के पिताजी, बड़े एक्टिविस्ट, प्रशासनिक अधिकारी रहे, लेकिन बाद में पूरा जीवन उन्होंने आम आदमी के हक की लड़ाई के लिए गुजारा था। इनकी एक ये 1980 में इसको फॉर्म कर दिया था। अभी इनकी एक गवर्निंग काउंसिल है, उसमें बहुत से लोग हैं, लेकिन 2-3 लोगों को आप ज़्यादा जानते होंगे। एक उसमें प्रकाश सिंह साहब हैं, DGP, एक्स DGP, मतलब रिटायर्ड DGP उत्तर प्रदेश, और एक परंजय गुहा ठाकुर था, इनका नाम आपने ज़रूर देखा होगा। और इनके काफ़ी केसेस प्रशांत भूषण साहब सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं। अब ये सब जब 27 नवंबर 2020 में उस पहले एक्सटेंशन को, मतलब जो 2 से 3 साल का हुआ था, उस पर मुकदमा मतलब उस पर बहस होती रही, तो उसका 8 सितंबर 2021 में, मतलब नियुक्ति के 10 महीने बाद, करीब 10 महीने बाद,
सुप्रीम कोर्ट ने यह अपहोल्ड किया कि ये जो केंद्र सरकार का ये निर्णय है वो फॉर मॉडिफाइड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने उस निर्णय को कहा कि 2 से 3 साल सरकार कर सकती है। लेकिन ये चूंकि मैंडेमस रिट थी तो उन्होंने कुछ उसमें ऑर्डर जो किए वो बाइंडिंग है। अच्छा, रिट का भी एक चीज समझ लीजिए, क्योंकि ये बार बार आ रहा है मैंडेमस। रिट जो है वो जो लीगल है, आप अपने घर में किसी बच्चे से पूछिए या घर में जो कोई सीनियर हो जो करता हो, मैं लॉयर नहीं हूं लेकिन एक मोटे तौर पे हेबियस कॉर्पस, मुझे ठीक से याद है इमरजेंसी में मेरे भाई बनते हैं, हेबियस कॉर्पस बहुत होती थी कि तो 5 तरह की रिट, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो और सेरेटियोरारी, उच्चारण हो सकता है गलत तो सेरेटियोरारी, ये 5 तरह की रिट होती हैं। मैंडेमस इज बाइंडिंग। मैंडेमस का ऑर्डर वायलेट नहीं हो सकता है, इट इज अ गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब उन्होंने कहा कि ठीक है ये एक्सटेंशन तो सरकार का हुआ है लेकिन नो मोर एक्सटेंशन, इस केस में उन्होंने इस संजय मिश्रा जी के अपने ऑर्डर में लिखवाया, ये कहा कि नो मोर एक्सटेंशन, अब जब हो गया तो हो गया, इसके बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। ये उन्होंने 8 सितंबर 2021 में कर दिया। अब सरकार तो सरकार है। 14 नवंबर 2021 में, 8 सितंबर 2021 को ऑर्डर आता है, 14 नवंबर 2021 में सरकार एक ऑर्डिनेंस लाती है। ऑर्डिनेंस लाकर उस सरकार ने वो एक्ट चेंज कर दिया। और क्या एक्ट उन्होंने अमेंड कर दिया? सीवीसी और डीएसपी एक्ट, जिसके द्वारा ईडी और सीबीआई का अपॉइंटमेंट होता था, उन्होंने वो ऑर्डिनेंस लाके उस एक्ट को ही चेंज कर दिया। और ये 14 नवंबर को लाया ऑर्डिनेंस, 17 नवंबर 2021 को उन्होंने उनका दूसरा एक्सटेंशन दे दिया संजय कुमार मिश्रा जी को 2022 तक के लिए। इसके बाद ये तो ऑर्डिनेंस हुआ। अब 18 दिसंबर 2021 में इसको संसद में इस ऑर्डिनेंस को पास करा के इसको मतलब ये एक्ट भी बन गया। और ये अब एक्ट ये हो गया कि 5 साल तक इस पद पे रह सकते हैं, 1-1 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, इत्यादि इत्यादि। ये दूसरा एक्सटेंशन हो गया था। 17 नवंबर 2022 को मिश्रा जी का टर्म तीसरा एक्सटेंशन के द्वारा 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, 18 नवंबर 2023 तक के लिए। अब फिर से एक पिटीशन आई और ये पिटीशन आई और ये दिसंबर से इसमें बहस शुरू हो गई। और कोर्ट ने इसमें एक एमिकस क्यूरी बोलते हैं। एमिकस क्यूरी ये होता है जो कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड हुए व्यक्ति जो उस केस के सारे पहलुओं में जाता है, उसको समझता है और फिर अपनी राय कोर्ट को बताता है। एमिकस क्यूरी इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट, कोर्ट उसको नियुक्त करता है। इसमें एमिकस क्यूरी कौन थे? केवी विश्वनाथन साहब। ये मैं इसलिए आपको ये समझना जरूरी है क्योंकि ये आपको लगेगा कि इनसे क्या मतलब, ये थोड़ा समझ लीजिए। केवी विश्वनाथन साहब को अपॉइंट किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट थे और उन्होंने भी इसमें जो भी उनको जांच पड़ताल या जो भी उनको देखना था वो सब करके एज एन एमिकस क्यूरी ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को बताया कि दैट ये जो अमेंडमेंट हुए हैं दैट मस्ट बी स्क्रैप्ड। उस अमेंडमेंट जो सरकार ने एक्ट में किए हैं उसको खत्म करिए, स्क्रैप करिए। और किस लिए करिए? इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के हित में आपको इसको स्क्रैप कर देना चाहिए। ये राय एमिकस क्यूरी की थी। 8 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सबको सुन के अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया। 8 मई से वो 11 जुलाई क्यों लगा, 2-2 महीना लगता है इतने इंपॉर्टेंट केस में, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कहा था केवी विश्वनाथ के बारे में कि याद रखिएगा, 19 मई 2023 को केवी विश्वनाथन साहब जो एमिकस क्यूरी इस केस में थे, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया जाता है। ये बहुत रेयर होता है, 2-4 केसेस में हुआ है जब रंटन नारीमन थे, इस बहुत रेयर होता है कि जब सीधे किसी वकील को, मतलब जिसको बार बोलते हैं, बार को बेंच में ले जाया जाए। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का जज थ्रू हाई कोर्ट के रूट से आता है, हाई कोर्ट का जज बनेगा, फिर किसी कोर्ट का मतलब जो स्टेट की कोर्ट है उसमें उसका चीफ जस्टिस बनेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा। डायरेक्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बनने वाले बहुत रेयर होता है।
और आउटस्टैंडिंग जो वकील होते हैं, आउटस्टैंडिंग जो जिनको लीगल समझ होती है, उन्हीं को किया था। उसमें केवी विश्वनाथन साहब को उस कारण से अभी 19 मई 2023 को सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। और ये भी बता दें, आज उनकी सीनियरिटी के हिसाब से ये 2030 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगे। वहां पहले ही डिसाइड हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि सीनियरिटी लिस्ट होगी, उस हिसाब से चीफ जस्टिस बनेंगे। ये 2030 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, अगर सब कुछ ऐसे ही रहा तो। अब 11 जुलाई कल ये ऑर्डर आया है जिसके 2 पार्ट हैं, और इसलिए समझना जरूरी है कि इस 2 पार्ट में कौन क्या है और क्या नहीं है। संजय मिश्रा जी को 2 एक्सटेंशन दिए गए उस मैंडेमस ऑर्डर के बाद। वो मैंडेमस ऑर्डर आता है सितंबर 2021 में, उसके बाद नवंबर 2021 में एक ऑर्डर दिया, एक्सटेंशन दिया गया, और फिर नवंबर 2022 में 2 किए गए, दोनों इनवैलिड। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बोथ दी ऑर्डर्स आर इनवैलिड, क्योंकि वो ऑर्डर मैंडेमस था, बाइंडिंग था, और ये इसलिए इनका अपॉइंटमेंट जो है वो इनवैलिड। हालांकि इनको 31 जुलाई तक डायरेक्टर के पद पे बना रहने का इन्होंने दिया, मैक्सिमम 31 जुलाई तक। ये कहा गया है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ वो कि कंटिन्यूएशन होता रहे, एक कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए उनको कहा गया। जो ज़्यादा डैमेजिंग चीज़ है जिसको लोग शायद नहीं है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल वाला जो अमेंडमेंट हुआ था, जिसको केवी विश्वनाथन साहब कह रहे थे कि इट शुड बी स्क्रैप्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, उसको उन्होंने कहा है कि ये ठीक है और सरकार 5 साल तक का टेन्योर और 1-1 साल का एक्सटेंशन दे सकती है। अब मैं 2-3 चीजें इसमें बेसिक आपके साथ समझूं, बताने की कोशिश करूंगा। पहली बात, 1-1 साल का एक्सटेंशन का मतलब कि पूरी तरह से वो व्यक्ति आपके चंगुल में रहेगा। पूरा नहीं देंगे, 1-1 साल का एक्सटेंशन देंगे। एक साथ 3 साल नहीं देंगे, तब तो आप अपनी मन की बात करने लगोगे। 1-1 साल का देंगे तो आप मेरे कब्जे में रहोगे। संजय मिश्रा के 2020 के एक्सटेंशन का कारण क्या था? उस समय जब उनको एक्सटेंशन दिया गया था तो कोर्ट ने उस समय उस एक्सटेंशन को, जो सितंबर 2021 की बात कर रहा हूं, ऑर्डर में 2-3 बातें कही थी। एक बात उन्होंने कही थी कि ये एक्सेप्शनल केसेस में दिया जाएगा एक्सटेंशन, इट इज नॉट अ रूटीन थिंग। दूसरा कहा था ये शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, इट इज नॉट ये कि आप करते हैं। तीसरा, केसेस जो पेंडिंग उसको कंक्लूड करने के लिए किया जाएगा। इन्होंने क्या कंक्लूड किया और क्या नहीं किया संजय मिश्रा जी ने, जो अभी एक रिपोर्ट आई थी करीब 4-6 महीना पहले जो पार्लियामेंट की रखी गई थी, उसमें ईडी का कन्विक्शन रेट, मतलब जो लोग उसमें हैं जो मुकदमे चल रहे हैं, 1% से कम है। दूसरा, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस समय की जो ईडी है वो केवल ऑपोजिशन के नेताओं को टारगेट कर रही है। ये भी स्पष्ट है कि बीजेपी के किसी लीडर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब बीजेपी कोई जो भ्रष्टाचारी, जैसा प्रधानमंत्री जी ने एनसीपी के लिए कहा, वो भ्रष्टाचारी महाराष्ट्र में जब बीजेपी के पाले में आ गए, मतलब इनके साथ सरकार बना ली, तो उनका भ्रष्टाचार खत्म, कोई ईडी की कार्रवाई उन पर नहीं होती। और ये एक नहीं, इस तरह के तमाम उदाहरण हैं, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा वाला हो, चाहे वो बंगाल के हो, चाहे कहीं के हो। एक चीज और, जो अमित शाह साहब, जो ये सरकार जिसके होम मिनिस्टर हैं, उन्हीं के डिपार्टमेंट में सीधे आता है ये सरकार मणिपुर के मामले में चुप्पी लगाए बैठी है। ऐसी चुप्पी लगाई है कि आवाज नहीं निकल रही है। उसमें कल ये जैसे ही ऑर्डर आया, शाम तक हमारे अमित शाह साहब के लंबे ट्वीट आने लगे इस पे। उन्होंने पहली चीज ये कही कि इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें इंडिविजुअल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंस्टीट्यूशन को किस तरह से यूज किया जाता है सब लोग देख रहे हैं, और उसको आप कैसे करते हैं क्या। दूसरा, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि ये ग्राफ्ट बाय कोजी क्लब ऑफ एंटाइटल्ड डायनेस्टी विल बी अंडर लेंस। और उनका इशारा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव की तरफ था कि ये जो वो बार बार कहते हैं ना, एक को कहते हैं कि ये डायनेस्टी है इत्यादि इत्यादि। मुझे कन्हैया कुमार की बात याद आ जाती है। जब कन्हैया कुमार ये कहता है कि इस देश में कुछ ऐसे पदों पे लोग बैठे हुए हैं, वो कौन सा यूपीएससी का एग्जामिनेशन दिए हैं कि उनको देश के ऐसे पदों पे बिठा दिया गया, बहुत पैसा, जिस खेल के वो मैनेज कर रहे हैं उस खेल का ABCD नहीं जानते हैं, ना खेल खेले हैं, लेकिन
जो आम आदमी को लगता है वो डायनेस्टी ही की वजह से वहां है और कोई कारण उनके वहां रहने का नहीं है। एक चीज और नहीं समझ में आती है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसको एक तरफ कह रहा है कि ये इनवैलिड अपॉइंटमेंट है, इनवैलिड अपॉइंटमेंट है तो 31 जुलाई तक का आप टाइम क्यों दे रहे हैं कि इनवैलिड अपॉइंटमेंट को? क्योंकि वो अपना जो वहां जो भी, हालांकि वहां वैसे भी कुछ जो दूसरा आएगा वो भी सफाई सफाई करेगा। आप हाउ अ इनवैलिड अपॉइंटमेंट कैन कंटिन्यू अप टू 31 जुलाई? आपका ये कहना कि कंटिन्यूटी के कारण इस देश का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, जो सर्वोच्च अधिकारी है हमारी रक्षा का, उसका अपॉइंटमेंट 8-10 महीने नहीं सरकार ने किया था। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कोई आदमी नहीं हो सकता ना। देश की सुरक्षा, हमारी आपकी सुरक्षा का। सीडीएस की एक दर्दनाक हादसे में उनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जनरल रावत की। उसके बाद कितना टाइम लगा था? तो ये कंटिन्यूटी की बात तो आप इधर उधर कह रहे हैं। पूरा जैसा होम मिनिस्टर ने कहा है कि देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन में किसी एक आदमी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे ख्याल में ये बहुत लचीली दलील है। दूसरा, एक व्यक्ति जो इनवैलिड है, जिसका अपॉइंटमेंट इनवैलिड है, उसके नवंबर 2021 से अभी तक के उसके जो निर्णय हैं, उसके जो डिसीजंस हैं, उस पर क्या सवाल नहीं उठेगा? और दो बातें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं। सरकार का कानून न मानना ये उसकी फितरत में आ गया है। वो जाके ऑर्डिनेंस ले आती है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट के उस कानून को नल एंड वॉइड करने के लिए वो ऑर्डिनेंस लाके उसको नल एंड वॉइड कर देती है। आप इसमें देख रहे हैं, आपने अभी दिल्ली वाले केस में देखा, दिल्ली स्टेट सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर लेके आई, उन्होंने दूसरा ऑर्डिनेंस निकाल के उस कानूनी को एक तरह से रद्द कर दी, पलट दिया। एक चीज मैं और कहूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा देखना चाहिए। आप लंबे समय तक निर्णय नहीं लेते हैं, आप पेंडिंग रखते हैं। इतना इंपॉर्टेंट केस है, आप 8 मई से उसको ऑर्डर रिजर्व करके आप कहिए, वो उसके एक्सप्लेनेशन सब चीज़ों के हैं कि वो आप वेकेशन पे चले जाते हैं। अरे वेकेशन पे जाने से पहले ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। खैर, मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो ऐसा लगता है कि बात तो कोई सुन रहा है, वो उसके बहुत से वो हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जब अपने निर्णय दे रहा है तो थोड़ा मुझे लगता है कि ऐसे निर्णय देने चाहिए जो ज़्यादा इफेक्टिव लगे, जो ऐसा लगे कि वो आम आदमी के तक पहुंच रहा है। क्योंकि आप जनरल निर्णय देते हैं, कुछ निर्णय पे आप 4-4, 5-5 साल उस पर कोई निर्णय नहीं आता है। वो थोड़ा मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अगर इस तरह के निर्णय करेंगे तो जैसा खुद ही उन्हीं के एमिकस क्यूरी ने कहा है कि तब लोकतंत्र हमारा और स्ट्रांग रहेगा। थैंक यू सो मच।